हाँ तो नाइन्थ क्लास। देखो बेटा, आपकी पांचवा पाठ चल रहा था। ठीक है, हमने इसका अनुवाद कर लिया था। ठीक है, पांचवें पाठ का कल पूरा अनुवाद हो गया था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला प्रश्न देखिए इसमें, यानी क्या बताया था इसमें। कवि ने हैं, पंत जी हैं, उन्होंने गांव के सौंदर्य का वर्णन किया था। ठीक है बेटा, किसके सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है? गांव के प्राकृतिक दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न देखिए इसमें, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ठीक है, यानी लोगों के गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो लोगों के मन को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? हरता जनमन। हरता जनमन से मतलब है कि जो गांव का प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, वो लोगों के मन को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, तो देखिए कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि गांव का जो प्राकृतिक वातावरण है वो क्या है? अत्यंत सुंदर है। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें वहाँ पर पड़ती है तो वो चमकीली धूप के समान प्रतीत हो रही है। कैसा लगता है कि खेतों पर चमकीली धूप पड़ रही है। ठीक है बेटा, और जो अनेक प्रकार की वहाँ पर फसलें हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जो फूल हैं, तितलियां हैं, वो क्या करती हैं? मन को हर लेती हैं, यानी मन को वो प्रसन्न कर देती हैं। ठीक है बेटा, और वहाँ अनेक प्रकार की क्या होती हैं? वहाँ सब्जी होती है। जैसे आपके अर्थ में आया था, ठीक है, अनुवाद में आपने पढ़ा था कि पालक खेतों में क्या कर रहा है? लहरा रहा है। ठीक है, तो अनेक प्रकार की सब्जियां भी वहाँ खेतों में की जाती हैं। ठीक है, और गंगा के तट पर किसकी खेती की जाती है? गंगा के तट पर तरबूजों की खेती की जाती है। ठीक है बेटा, और पक्षी भी वहाँ क्या करते हैं? विचरण करते हैं। तो ये जो सारे दृश्य हैं वो मन को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, वो मन को हर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि गांव का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुंदर है, और वहाँ जब चमकीली धूप पड़ती है, यानी जब वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, खेतों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो कैसा लगता है उसको देख कर कि मानो खेतों पर चमकीली धूप पड़ रही हो। ठीक है, और अनेक प्रकार की फसलों और खिले हुए फूल हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? जो अनेक प्रकार के फूल हैं उन पर क्या मंडरा रही हैं? तितलियां मंडरा रही हैं रंग बिरंगी। ठीक है, और अनेक प्रकार की फसलें खेतों में की जाती हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार की यानी फल फूलों के अलावा वहाँ पर सब्जियां भी की जाती हैं। ठीक है, और जो गंगा का तट है, गंगा के तट पर किसकी खेती की जाती है? तरबूजों की खेती की जाती है, और अनेक प्रकार के पक्षी भी वहाँ पर विचरण करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे दृश्यों को देखकर क्या कहते हैं कि ये सारे जो दृश्य हैं वो मन को आकर्षित कर लेते हैं, मन को हर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? अब देखिए बेटा, कौन से मौसम के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है? शिशिर ऋतु। ठीक है बेटा, कौन से मौसम का वर्णन किया है? इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, अब शिशिर ऋतु कौन सी होती है? फागुन के बाद आती है। ठीक है, उसको इसमें शिशिर ऋतु कहा गया है कि जिसमें कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम होता है। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है कि प्रकृति को क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है, जिसमें कि जो पुराने पत्ते हैं वो तो उसमें से झड़ जाते हैं, और कौन से पत्ते आ जाते हैं? नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो शिशिर ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। इस मौसम में क्या होते हैं? आम पर क्या आ जाते हैं? भोर आते हैं, और वातावरण में क्या हो जाता है? वातावरण में सुगंध फैल जाती है, और जो पलास और जो पीपल के पत्ते होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं। आपके अनुवाद में भी आया है कि इस मौसम में पलास और पीपल के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और चारों ओर जो तितलियां हैं वो फल फूलों पर मंडराने लगती है। ठीक है बेटा, तो किस मौसम का इसमें वर्णन किया गया है? शिशिर ऋतु के मौसम का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, शिशिर ऋतु में क्या होता है कि किस प्रकार से आम है, ठीक है, आम के जो पेड़ हैं उनमें क्या आ जाते हैं? भोर आ जाते हैं। ठीक है, और जो वातावरण है वो सुगंध से चारों ओर महकने लगता है, और जो पलास और पीपल के पत्ते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और चारों ओर फल फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं।
ठीक है बेटा, तो कौन सी ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है? कौन सी ऋतु का किया गया है? शिशिर ऋतु के मौसम का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अब तीसरा इसमें प्रश्न देखिए, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? अब देखिए बेटा, मरकत, अब मरकत का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? यानी जो पन्ना नामक जो रत्न है उससे लिया गया है। ठीक है बेटा, मरकत का अर्थ किससे लिया गया है? पन्ना जो रत्न होता है उससे लिया गया है, और वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है बेटा, कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, तो हरे रंग के रत्न से यानी किससे तुलना की है उन्होंने हरे रंग के रत्न से? अपने खेतों की हरियाली की तुलना की है। ठीक है, तो कवि ने क्यों कहा है कि गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? क्योंकि जो हेमंत और जो वसंत ऋतु की धूप होती है वो ज़्यादा तेज नहीं होती है। हेमंत का अर्थ किससे लिया गया है? यहाँ पे हेमंत ऋतु से सर्दी की ऋतु से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और सर्दी की ऋतु में और वसंत की ऋतु में धूप भी तेज नहीं पड़ती है। ठीक है, और जो धूप होती है सर्दी की, वो चारों ओर हरियाली पर अपनी चमक को बिखेर देती है। ठीक है, जिससे कि जो खेती है, ठीक है, जो खेतों में हरियाली छाई हुई है वो हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, हरे रंग की दिखाई देने के कारण वो चमकती है। ठीक है, तो गांव का परिवेश क्या है? खुला हुआ है, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कवि ने कहा है। ठीक है बेटा, क्यों कहा है कवि ने कि पूरा गांव किसके समान है? रत्न के डिब्बे के समान है। ठीक है, और उसके ऊपर नीला आकाश भी छाया हुआ है। ठीक है, और गांव के चारों ओर शांति भी छाई हुई है। तो इस तरह वह गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को हर लेता है। ठीक है, और जो खुला वातावरण है, गांव का जो खुला परिवेश है, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। ठीक है बेटा, तो क्यों कहा गया है? क्योंकि गांव में चारों ओर हरियाली छाई हुई है, और सर्दी और वसंत ऋतु की जो धूप है वो अधिक तेज धूप नहीं होती है, और वो जो धूप है वो हरियाली पर पड़ करके अपनी चमक को वो बिखेर देती है। ठीक है, और जो हरियाली है वो किसके समान प्रतीत हो रही है? रत्न के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, और गांव का जो परिवेश है, जो गांव का वातावरण है, वो क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। ठीक है बेटा, यानी रत्न के समान उसे बताया गया है। तो आगे देखिए, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अब देखिए बेटा, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं कि जब अरहर और सनई में जब क्या हो जाती है, बालियां जब उसमें पक जाती हैं, ठीक है, तो जो उनकी फलियां होती है उसके अंदर जो बीज होते हैं वो कर्दनी यानी कणकती की भांति बजने लगते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जब अरहर और सनई, ठीक है, अरहर सनई की जब फसलें पक जाती हैं, ठीक है, तो उनकी बालियां कैसी हो जाती है? सोने के समान कैसी हो जाती है? सुनहरी हो जाती है पक कर, और उनके पक जाने पर उनके अंदर जो बीज होते हैं वो किसकी भांति बजने लग जाते हैं? किसकी भांति बजते हैं? वो कर्दनी यानी कणकती की भांति वो बजने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कहा गया है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं? यानी अरहर और सनई के खेत कैसे दिखाई दे रहे हैं? सुनहरे दिखाई दे रहे हैं। जब उनकी फसलें पक जाती है, अरहर और सनई की फसलें, तो उनके अंदर जो बालियां हैं वो सूख जाती हैं। ठीक है, और सूखने के बाद उनके अंदर जो बीज होते हैं वो कर्दनियों यानी कणकती की तरह वो बजने लगते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, और इसमें क्या बताया गया है कि भाव स्पष्ट कीजिए, बालू के सांपों से अंकित गांव की सतरंगी रेती। ठीक है बेटा, इसका भाव स्पष्ट करना है कि बालू के सांपों से अंकित। अब देखिए बेटा, बालू के सांपों से अंकित से मतलब किससे लिया गया है कि गांव के समीप क्या है, जो गांव का क्या है, गंगा नदी का रेतीला तट है। ठीक है बेटा, क्या है? गांव के समीप गंगा नदी का रेतीला तट है, और वो बहुत दूरी में फैला हुआ है। ठीक है, और उसमें जो सूर्य की आड़ी तिरछी जो लकीरें पड़ती हैं, ठीक है, तो हवा चलने के कारण वो सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है कि गंगा की सतरंगी रेती यानी जो गंगा नदी है, ठीक है, वो गांव के समीप है।
ठीक है। तो जो सूर्य की गंगा नदी के तट पर यानी रेतीले भाग पर जब सूर्य की आड़ी तिरछी जब किरणें पड़ती हैं, ठीक है, और जब हवा चलती है तो हवा चलने के कारण वो सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें पड़ने से वहाँ पर क्या हो रही है, रंग बिरंगी चमक वो गंगा नदी के तट पर फैला रही है और वो सांप के समान दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। अब देखिए बेटा, हंसमुख हरियाली हिम आतप, ठीक है। तो हिम आतप से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, सर्दी की धूप से, ठीक है बेटा। हिम आतप से मतलब किससे लिया गया है, यहाँ पे सर्दी की धूप से लिया गया है। और सुख से अलसाए से सोए, अलसाए से मतलब आलस्य से भरे हुए, ठीक है बेटा। अलसाए से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, आलस्य से भरे हुए से लिया गया है। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं, क्या भावार्थ है इसका, कि जो सर्दियों की जो धूप है, ठीक है, जो सर्दियों की मंद धूप है, ठीक है, वो हंसती हुई सी लग रही है, ठीक है। हंसमुख का मतलब क्या है, कि सर्दियों की जो मंद धूप है, ठीक है, वो हंसती हुई प्रतीत हो रही है। और गांव के परिवेश में सर्दियों की धूप एकदम शांत होती है, ठीक है। यानी सर्दियों की धूप चुभती नहीं है, उसमें प्रखरता नहीं होती है। तो क्या है, सर्दियों की धूप एकदम शांत है, ठीक है। और हरियाली और सर्दियों की धूप दोनों क्या है, सुख से अलसाई हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। हरियाली तो क्या है, धूप सेकने से क्या हो गई है, अलसा गई है, ठीक है। तो सर्दियों की धूप स्वयं भी ऐसी ही लग रही है, यानी अलसाई हुई वो प्रतीत हो रही है, ठीक है बेटा। तो क्या बताया गया है इसमें, कि जो गांव की हरियाली है, ठीक है, तो सूर्य की धूप के कारण वो कैसी प्रतीत हो रही है, हंसती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है बेटा। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो कवि ने इसका क्या भाव अर्थ बताया है, कि गांव की जो हरियाली है वो सर्दियों की धूप पड़ने के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है। और सर्दियों में क्या है, मन को अच्छी लगने वाली धूप खिली रहती है, ठीक है। और उसे देख करके ऐसे लग रहा है कि वहाँ का जो पूरा वातावरण है, जो पूरा परिवेश है, वो सुख से अलसाया हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और सर्दियों में मन को अच्छे लगने वाली धूप भी खिली हुई है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका भावार्थ। अब देखिए, जो छठा प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। जैसे देखिए बेटा, तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब देखिए बेटा, पहले तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे तय आ रहा है, यहाँ तय आ रहा है, ठीक है, यहाँ है आ रहा है, यहाँ पे है आ रहा है, और यहाँ है। अब देखिए, जब से एक वर्ण की आवृत्ति जब दो या दो से अधिक बार होती है तो कौन सा अलंकार उसमें आता है, अनुप्रास अलंकार आता है, ठीक है। एक तो इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। और हरे हरे, हरे हरे से यहाँ किससे लिया गया है, हरे हरे तिनकों से मतलब हरियाली से लिया गया है। यहाँ एक ही अर्थ इसका निकल रहा है, ठीक है बेटा। हरे हरे शब्द का हरियाली से दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोनों अलंकारों का इसमें प्रयोग आ जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा। और इसमें क्या बताया गया है, जैसे देखिए, हिल हरित रुधिर, ठीक है, जैसे तिनकों के तन, तिनकों के तन यानी जो पत्ते हैं, तिनके हैं, ठीक है, उनके शरीर पर है रुधिर, ठीक है। तो रुधिर से मतलब खून से लिया गया है इसमें, ठीक है। तो मानवीकरण, मानव का इसमें शरीर किसका होता है, मानव का है, लेकिन उसको पत्तों के माध्यम से दर्शाया गया है कि तिनकों के शरीर पर, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। कौन कौन से अलंकार को इसमें प्रयोग किया गया है, वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। हरे हरे दो बार यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, एक शब्द की एक ही अर्थ इसका निकल रहा है, ठीक है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग हो रहा है। और तिनकों के तन, ठीक है, तिनकों के क्या, तन पर यानी शरीर पर, तो मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन 7वां देखिए,
इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। ठीक है बेटा, अब देखिए जिस गांव का चित्रण हुआ है, कौन से गांव का इसमें चित्रण हुआ है और वो भारत के किस भूभाग पर स्थित है, यानी जिस भूभाग का चित्रण हुआ है वह गांव गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। भारत के कौन से भूभाग पर स्थित है? गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये प्रश्न आपको खुद को करने हैं। रचना और अभिव्यक्ति कैसे करना है कि भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन आपको स्वयं को अपने शब्दों में देना है। ठीक है बेटा, किस प्रकार से देना है कि इसमें गांव का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, कोमल और मधुरता का भाव सारी जगह समाया हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है भाषा की दृष्टि से, यानी तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कैसा बताया गया है इसमें ग्राम्य यानी गांव का जो प्रकृति का यथार्थ चित्रण है वो कल्पनाओं से युक्त बताया गया है। ठीक है, और प्रकृति सौंदर्य की सुकुमार झांकी भी इसमें प्रस्तुत की गई है। ठीक है, यानी क्या सुंदरता और समृद्धि का इसमें वर्णन किया गया है। इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए आज आपका ये पूरा पाठ हो गया है। ठीक है, और 5 पाठ आपके पूरे हो गए हैं। कल हम 6ठा पाठ पढ़ेंगे।